हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्किलोसिस। इससे रिलेटेड डेफिनेशन, कॉजेस, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हम सॉल्व करेंगे। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता क्या है? इसमें कार्बोनिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है, इसकी एक्सेस हो जाएगी। एक्सेस क्यों होगी? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रिटेन होना स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू हाइपोवेंटिलेशन। नॉर्मली जो कार्बोनिक एसिड है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जब ये दोनों कंबाइन होंगे दे विल फॉर्म द कार्बोनिक एसिड। तो जब भी बॉडी में ऐसी डिजीज कंडीशन या ऐसी प्रॉब्लम आएगी जिससे जो पर्सन है उसका वेंटिलेशन डिक्रीज हो रहा है, तो दैट विल लीड टू द रिटेंशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो रेशियो है बायकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड की नॉर्मली होती है 1:20। तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, बायकार्बोनेट लेस देन 20 हो जाएगा। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, वो क्या कॉज करेगा? इट विल फर्दर लीड टू द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद द फॉल इन द पीएच। इसमें डिक्रीज हो जाएगी। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में मेनली होता क्या है? एक्सेस ऑफ कार्बोनिक एसिड एक्सेस हो जाएगा और पीएच क्या हो जाएगी? इसमें डिक्रीज हो जाएगी। कार्बोनिक एसिड क्यों इंक्रीज हो रहा है? ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच विल बी लेस देन 7.35। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल बी मोर देन 45 mm ऑफ Hg। देन इट्स टाइप, ये मेनली दो टाइप का होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो अगर हम एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात करें, उसमें जो एसिडोसिस होगा वो क्यों होगा? ड्यू टू सडन फेलियर ऑफ वेंटिलेशन की वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। एज द नेम इंडिकेट, एक्यूट, एक्यूट मतलब शॉर्ट, ठीक है, कि इमीडिएटली या अब्रप्टली पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, कि पेशेंट को क्या है, अब्रप्टली वेंटिलेशन प्रॉब्लम आई और एकदम से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। तो इसमें बॉडी कंपनसेट नहीं कर पाती है, तो इसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एलिवेटेड रहेगा, प्लस जो पीएच है वो डिक्रीज रहेगी, वो एसिडीमिया शो करेगी। बट इन केस अगर हम क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात करें, तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या है? बॉडी इज ट्राइंग टू कंपनसेट, जो रीनल कंपनसेशन है वो होगा। और इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज्ड, दैट इज मोर देन 45 होगा। बट जो पीएच है दैट विल बी नॉर्मल और नियर नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्यों होगी? बिकॉज किडनी आर ट्राई टू कंपनसेट, जब किडनी कंपनसेट कर रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में नॉर्मली होगा क्या, कि जो किडनीज हैं वो कंपनसेट करने की कोशिश करेंगी, दे विल एक्सक्रीट एच पॉजिटिव आयन और बायकार्बोनेट को वो रिटेन करेगी, विच विल फर्दर लीड टू द एलिवेटेड बायकार्बोनेट। तो ये दो टाइप्स का है, एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर क्रॉनिक की बात करें तो उसमें बॉडी इज ट्राइंग टू कंपनसेट, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर बट द pH in normal और near normal. Then its causes की अगर हम बात करें, ये सारी कंडीशन क्या करेगी? बॉडी में हाइपोवेंटिलेशन की ये कंडीशन कॉज कर सकती है, ठीक है, कि बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिटेन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले जैसे कि अस्थमा, अस्थमा से कैसे हो सकता है? बिकॉज जो भी इरिटेंट्स हैं, एलर्जेंस हैं, जो इस कंडीशन को एग्रेवेट करेंगे, वो इरिटेट करेंगे हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक को, ठीक है। तो देयर विल बी द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द ब्रोंक्यूल्स विच विल कॉजेज द इनइफेक्टिव गैसेस एक्सचेंज। The next is the atelectasis. Atelectasis नॉर्मली होता क्या है? इट इज द collapse ऑफ द alveolar sac, ठीक है। तो जब collapse हो जाएंगे तो जो म्यूकस है वो फर्दर मूवमेंट उसकी नहीं हो पाएगी, सो देयर विल बी म्यूकस प्लग फॉर्मेशन, ठीक है। म्यूकस प्लग की फॉर्मेशन होगी तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी एयरवे में। द नेक्स्ट इज ब्रेन ट्रॉमा। ब्रेन ट्रॉमा क्या करेगा? इट विल कॉज द डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी सेंटर मेनली कौन सा होता है हमारी बॉडी में? मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो वो डिप्रेस हो जाएगा, which will lead to hypoventilation. The next is the bronchiectasis. Bronchiectasis में normally जो हमारे ब्रोंकाई है वो abnormally dilate हो जाते हैं, which will further lead to the inflammation or the weakness of the bronchi. So जब वहाँ पे inflammation होगी तो restriction मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगी। Then bronchitis is the inflammation of the bronchi. Same central nervous system depressant, ये भी क्या करेंगे? हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करेंगे, सच है जैसे कि अगर कोई सेडेटिव ले रहा है, ऑपोइड्स पे है, एनेस्थेटिक पे है, तो वो क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी सेंटर को वो डिप्रेस करते हैं, सो देयर विल बी हाइपोवेंटिलेशन। फिर नेक्स्ट है एम्फाइसीमा और सीओपीडी। तो इसमें भी क्या है कि जो लंग्स है, जो हमारे ब्रोंकाई है, उसकी इलास्टिसिटी
इफेक्ट तो एम्फाइसीमा और सीओपीडी में भी क्या होगा कि जो इलास्टिसिटी है एल्वेलर सैक की वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, एयर फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, विच विल फर्दर लीड टू इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। द नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, पर नेजल कैनुला टू क्लाइंट हु आर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेनर। तो इन केस ऑफ अगर सीओपीडी और एम्फाइसीमा की बात करें तो सीओपीडी के पेशेंट में क्या बोलते हैं कि जो उसमें ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है दैट शुड बी एटलीस्ट 2 लीटर, ठीक है, 3 मतलब लेस देन 3 लीटर होना चाहिए, ठीक है, तो एटलीस्ट 2 लीटर से ज्यादा हम एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, 2 to 3 लीटर इसको हम रखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है वो स्टिमुलेट नहीं हो पाता है प्रॉपरली, ठीक है, तो हाइपोवेंटिलेशन होगी और हाइपोवेंटिलेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो जाएगी, तो सेम हाइपोवेंटिलेशन। द नेक्स्ट इज निमोनिया। निमोनिया इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग पेरेंटकाइमल टिश्यू, ठीक है, इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होगी और रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। द नेक्स्ट इज पल्मोनरी एडीमा। पल्मोनरी एडीमा नॉर्मली जो एक्स्ट्रा सेलुलर एक्युमुलेशन हो जाएगी इसमें फ्लूइड की, और विच विल फर्दर लीड टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द पल्मोनरी टिश्यू। द नेक्स्ट है पल्मोनरी एम्बोलाई। तो इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी एम्बोलस की वजह से, so there will be the inadequate gaseous exchange. So these are the most common causes of respiratory acidosis, which include asthma, atelectasis, brain trauma, bronchiectasis, bronchitis, central nervous system depressant, emphysema, COPD, administration of high oxygen level per nasal cannula to the client who are carbon dioxide retainer, hypoventilation, pneumonia, and pulmonary edema or pulmonary emboli. देन नेक्स्ट है इट्स पैथोफिजियोलॉजी की, जो भी हमने इटियोलॉजिकल फैक्टर पीछे पढ़े, फॉर एग्जांपल सीओपीडी कोई भी लंग कंडीशन है, दैट विल इरिटेट द रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, कि ये क्या करेगी, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इरिटेट करेगी, तो कंडीशंस अराइज होंगी, एयरवे की इन्फ्लामेशन हो सकती है, विच विल फर्दर लीड टू एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या करते हैं, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस की फॉर्मेशन करते हैं, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें म्यूकस इंक्रीज हो जाएगा और एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन, म्यूकस प्लग्स बन जाएंगे और विच विल फर्दर लीड टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, डायफ्रेगमेटिक फ्लैटनिंग और डिक्रीज टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम दूसरी साइड बात करें तो डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग पेरेंटकाइमा की, लंग जो टिश्यूज हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, विच विल लीड टू द डिमिनिश इलास्टिक रिकॉइल, उनकी इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएंगे एल्वियोलाई में, और हाइपर इन्फ्लेशन, वो हाइपर इन्फ्लेटेड ही रहेंगे, ठीक है, जो इलास्टिक रिकॉइल है वो लंग टिश्यू की डिक्रीज हो जाएगी, विच विल फर्दर लीड टू डायफ्राम फ्लैटनिंग। देन नेक्स्ट इज डिक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द एल्वियोलाई और कैपिलरी मेम्ब्रेन, तो दिस विल लीड टू इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विल अकर। तो ये मोस्ट कॉमन, मतलब मेनली ये जो सारी कंडीशन है इससे क्या होगा कि जो टाइडल वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज increased, which will lead to respiratory acidosis. Then clinical manifestation, तो clinical manifestation में जो हमने दो कंडीशन पढ़ी, acute और chronic respiratory acidosis, उसके बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है। तो इसमें हेडेक होगा पर्सन को, हेडेक भी क्यों हो रहा है, बिकॉज बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो रहा है ना, एसिडीमिया हो रहा है, तो उसकी वजह से जो पर्सन है उसमें साइकोलॉजिकल सिम्टम भी अपीयर होंगे, ठीक है, हेडेक होगा, वार्म फ्लश स्किन, इट इज ड्यू टू द वेसोडाइलेशन की वजह से ये होगा, ब्लड विजन होगा, इरिटेबिलिटी, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड फर्दर पर्सन में ऑल्सो हैव द कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट वैसे डायरेक्टली इससे लिंक नहीं करता है, बट ये कार्डिक अरेस्ट क्यों होगा, क्योंकि पर्सन में हाइपरकिलीमिया हो जाएगा, हाइपरकिलीमिया की वजह से जब पोटेशियम बॉडी में इंक्रीज होगा तो फिब्रिलेशन या डिसरिथमिया होने के चांसेस है, which will further lead to the cardiac arrest. The next है chronic respiratory acidosis. In this the body is trying to compensate, है ना, chronic respiratory acidosis में क्या है कि renal compensation होता है, bicarbonate increase हो जाएगा, so there will be weakness, dull headache होगी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, विद डे टाइम स्लीपीनेस होगी पर्सन को, इम्पेयर्ड मेमोरी एंड पर्सनैलिटी चेंजेस। देन अगर हम सिस्टम वाइज बात करें तो हाइपोवेंटिलेशन होगा पर्सन में, लंग्स आर अनेबल टू कंपनसेट, हाइपरकैपनिया मींस इंक्रीज्ड CO2, ठीक है, जब CO2 इंक्रीज होती है तो दैट इज कॉल्ड एज हाइपरकैपनिया। देन एडवेंटिशियस लंग साउंड होंगे, क्रिप्स प्रेजेंट होंगे, एबनॉर्मल लंग साउंड होंगे क्योंकि लंग डिजीज की वजह से, है ना। देन नेक्स्ट इज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स सच एज ड्राउजीनेस, डिसओरिएंटेशन, डिजीनेस,
headache and coma will. तो these symptom are mainly जो neurological symptom है ये क्यों हो रहे हैं पर्सन में, because of excess of carbon dioxide in the blood. The next is the cardiovascular system. इसमें क्या होगा, decreased blood pressure. तो blood pressure क्यों decrease होगा, due to the release of the catecholamine, because they are having negative inotropic effect. So क्या होगा, peripheral vasodilation हो जाएगा और acidemia. ठीक है, peripheral vasodilation होगा तो जो हार्ट है उसको कम ब्लड पंप होगा, विच विल लीड टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर. वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा. इट इज मेनली रिलेटेड टू द हाइपरकेलेमिया. हमने ये जब एसिड बेस बैलेंस किया था तब भी हमने स्टडी किया था कि हाइपरकेलेमिया क्यों होगा पर्सन में. देन नेक्स्ट है वार्म फ्लैश स्किन रिलेटेड टू पेरिफेरल वेसोडाइलेशन. देन नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स, सीजर्स आएंगे पर्सन में. तो दीज आर मेनली ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी. देन नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. तो इसमें क्या होगा, पीएच जो हमने पहले भी पढ़ा डिक्रीज हो जाएगी, लेस देन 7.35 हो जाएगी पीएच, which will indicate the acidemia. partial pressure of carbon dioxide increase हो जाएगा, which will indicate the hypercapnia हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि जो normal partial pressure of carbon dioxide है that is the 35 to 45 normal range है. then bicarbonate level is also increased in case of chronic respiratory acidosis because body is trying to compensate, और partial pressure of oxygen is decreased, that is less than 80 mm of Hg हो जाएगा, है ना. नॉर्मल कितना होता है partial pressure of oxygen, 80 to 100, तो इसमें डिक्रीज हो रहा है. फिर इसमें हाइपोक्सिया की क्लासिफिकेशन भी दी है, हाइपोक्सीमिया. अगर नॉर्मल कंडीशन है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 80 टू 100 के बीच में होगा. माइल्ड हाइपोक्सीमिया कब बोलेंगे, व्हेन द पर्सन इज हैविंग PaO2 ऑफ 60 टू 80 mm of Hg. मॉडरेट हाइपोक्सीमिया व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज बिटवीन 40 टू 60 mm of Hg, और स्वेयर हाइपोक्सीमिया व्हेन partial pressure of oxygen is less than 40 mm of Hg. Then next है serum electrolyte. इसमें क्या होगा, पर्सन को हाइपोक्लोरीमिया हो जाएगा. हाइपोक्लोरीमिया क्यों होगा, बिकॉज जो बाइकार्बोनेट है उसकी रीएब्जॉर्प्शन होगी, है ना. इन केस ऑफ chronic respiratory acidosis में hypochloremia होगा, because body is trying to compensate, so the body will retain the bicarbonate और excrete the क्लोराइड. ठीक है, क्लोराइड को बॉडी ज्यादा एक्सक्रीट करेगी, सो द पर्सन विल हैविंग द हाइपोक्लोरीमिया. और हाइपरकेलेमिया होगा. हाइपरकेलेमिया क्यों हो रहा है पर्सन में, बिकॉज H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो H पॉजिटिव इंट्रासेलुलरली मूव करेंगे और जो पोटेशियम है वो सेल से इंट्रावेस्कुलर स्पेसिस में आ जाएगा. ठीक है, तो देयर विल बी हाइपरकेलेमिया. बट जब इसको ट्रीट करते हैं तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, पर्सन को इमीडिएट हाइपोकेलेमिया हो सकता है. ये सारा हमने जब एसिड बेस बैलेंस किया था तो हमने उसमें ये पूरे कंसेप्ट स्टडी किए थे. देन नेक्स्ट है यूरिन पीएच इज लेस देन 6. ठीक है, बिकॉज किडनी आर ऑल्सो ट्राइंग टू कंपनसेट. ठीक है, तो दे विल एक्सक्रीट मोर H पॉजिटिव आयन. ठीक है, रीअब्सॉर्ब करेंगे बाइकार्बोनेट को, एक्सक्रीट करेंगे H पॉजिटिव आयन को. देन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आर आल्सो डन, चेस्ट एक्सरे, स्पुटम स्टडी, बिकॉज द पर्सन मोस्ट कॉमन जो ये इसमें जो कॉजेज है दे आर रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो दिस इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन इन पेशेंट. इफ ड्रग ओवरडोज की वजह से हो रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा कि ओपोइड्स का अगर ओवरडोज ले लिया है ना तो वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है, एनेस्थेटिक एजेंट, तो अगर उनका ओवरडोज हो गया तो एंटीडोट उसके लिए पेशेंट को देना है. देन इमीडिएट मैनेजमेंट में सबसे पहले साइन एंड सिम्टम चेक करने हैं पर्सन में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के. आफ्टर दैट ऑक्सीजन इज एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट. प्लेस द क्लाइंट इन सेमी फाउलर पोजीशन. तो सेमी फाउलर पोजीशन में क्या होगा, लंग एक्सपेंशन प्रमोट होता है ना, सो देयर विल बी डायफ्रेगमेटिक एक्सपेंशन होगा और हाइपर वेंटिलेशन, मतलब पर्सन की जो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो रही है वो भी अच्छे से एक्सेल हो पाएगी. देन एनकरेज और असिस्ट द क्लाइंट टू टर्न कफ और डीप ब्रीथ. देन एनकरेज हाइड्रेशन टू थिन द सिक्रेशंस को थिन करने के लिए. देन मैनेजमेंट में ब्रोंकोडाइलेटर शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट विच इंक्लूड बीटा एगोनिस्ट, फॉर एग्जाम्पल एल्ब्यूटिरोल और साल्मिट्रोल. ठीक है, तो ये जो बीटा ब्लॉकर है, बीटा एगोनिस्ट है, ये क्यों बीटा एगोनिस्ट है, ये पर्सन को क्यों देंगे, दिस विल रिलैक्स द रेस्पिरेटरी मसल ऑफ द पेशेंट विच विल मेक द ब्रीदिंग इजियर. ठीक है, द नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक, जैसे इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड और टियोट्रोपियम शुड बी गिवन टू पेशेंट. दे विल ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन. सो एसिटाइलकोलिन अगर उसका एक्शन ब्लॉक होता है तो दे विल इनहिबिट द नर्व impulses responsible for the
involuntary muscle movement. Then methylxanthine देंगे which include the theophylline. These also increase the diaphragmatic muscle contractility को ये improve करते हैं. So the carbon dioxide will be exhaled more. Then antibiotic to treat the respiratory infection. Then drug antagonist, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो opioid है, narcotic है, anesthetic है, अगर उसकी overdose होती है, if the patient is taking the overdose of these drugs, then the person may having the respiratory depression. So antagonist is given, for example naloxone. Naloxone is a antagonist to narcotic or anesthetic, so it will reverse the effect of narcotics. Then flumazenil, it may be used to reverse the effect of benzodiazepine. ठीक है, तो ये benzodiazepine की अगर overdose होती है तो उस condition में देंगे. Then respiratory support is given, for example endotracheal intubation, mechanical ventilation, NIPPV, non-invasive positive pressure ventilation to decrease the partial pressure of carbon dioxide or increase partial pressure of oxygen. Then next है nursing management. nursing management में क्या कर सकते हैं? जनरल मैनेजमेंट में सबसे पहले असेस करने हैं साइन सिम्टम पेशेंट के जो प्रेजेंटली पेशेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, और कौन सी ऐसी कंडीशन है जो साइन एंड सिम्टम को एग्रेवेट करती है. देन वाइटल साइन मॉनिटरिंग करेंगे विच इंक्लूड रेस्पिरेटरी रेट, ब्रीथ साउंड, ठीक है, ऑस्कल्टेट करेंगे बिकॉज अ पर्सन में ऑल्सो हैव द एडवेंटेशियस ब्रीथ साउंड. देन ब्रीदिंग पैटर्न असेस करेंगे पेशेंट का and check for any type of complication related to respiratory disease. Then educate the family regarding the disease condition के बारे में educate करेंगे कि either acute condition है, chronic condition है. After that encourage करना है person को abdominal और pursely breathing exercises के लिए in case of COPD. Then administer low flow oxygen therapy as needed by nasal prong. जैसे कि हमने पढ़ा कि COPD में 2 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन पेशेंट को नहीं देनी है बिकॉज अगर पेशेंट को हाई ऑक्सीजन देंगे तो इट विल डिक्रीज द स्टिमुलस टू ब्रीथ. ठीक है, कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको स्टिमुलस नहीं मिल पाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रिटेन होना स्टार्ट हो जाएगी विच विल फर्दर लीड टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. देन हाइजीन मेजर्स, ठीक है, कि पर्सन को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलेंगे. अगर कोई ड्रेन है तो उसकी प्रॉपर केयर के लिए पेशेंट को बताना है कि कैसे कैसे उसकी केयर करनी है और पेशेंट को केयरफुली मॉनिटर करना है हु इज रिसीविंग एनेस्थीसिया. ठीक है, बिकॉज जो एनेस्थीसिया या नार्कोटिक या सेडेटिव यूज करते हैं दे विल ऑल्सो लीड टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. सो उनको क्लोज मॉनिटरिंग उनकी होनी चाहिए. या तो सेडेटिव स्केल्स आते हैं उनके थ्रू उनका कॉन्शियसनेस लेवल भी चेक कर सकते हैं. देन मॉनिटर फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक लंग डिजीज टू द ऑक्सीजन therapy. So this is all about the respiratory acidosis. Now next is respiratory alkalosis. तो इसमें pH क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी मोर देन 7.45 और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी लेस देन 35 mm ऑफ Hg. इसमें उल्टा हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें ये मेनली होता क्यों है? ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन. की पर्सन जब हाइपर वेंटिलेट करेगा तो बॉडी में ऑक्सीजन रिटेन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एक्सहेल होगी. सो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा. तो इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिक्रीज्ड वेयर एज जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज इंक्रीज और जो पीएच है दैट विल आल्सो फॉल और जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है दैट विल आल्सो फॉल व्हिच मींस द पीएच इज इंक्रीज्ड. तो इसमें जो मोस्ट कॉमन फाइंडिंग है कौन सी कंडीशन में ज्यादा देखा गया है? मैकेनिकल वेंटिलेशन के केसेस पे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वेंटिलेटर में जो रेस्पिरेटरी रेट है दैट इज ऑलरेडी सेट और कुछ जो रेस्पिरेशन है वो बीच में जो पेशेंट लेता है इंडिविजुअल वो विदाउट सपोर्ट वो क्या है ब्रीथ्स लेगा, तो उस वजह से क्या होगा बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा. तो एक्यूट हाइपोकैप्निया, ठीक है, हाइपोकैप्निया मींस डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच कॉज रिडक्शन इन सीरम पोटेशियम भी डिक्रीज हो जाएगा, फॉस्फेट सेकेंडरी टू इंक्रीज इंट्रासेलुलर शिफ्ट ऑफ दिस आयन. देन रिडक्शन इन सीरम कैल्शियम लेवल भी कम हो जाएगा. सीरम कैल्शियम क्यों कम हो रहा है? बिकॉज जो एल्केलाइन जो मीडियम है वो एक मीडियम प्रिपेयर करता है कि कैल्शियम की ज्यादा कॉम्बिनेशन होगी एल्ब्यूमिन के साथ. ठीक है, ये वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है कैल्शियम को, तो कैल्शियम के ज्यादा से ज्यादा एल्ब्यूमिन के साथ कंबाइन होगा जो फ्री कैल्शियम है. देन रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस जो हमने पढ़ा कि इसमें पीएच क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी मोर देन 7.45. H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी और पार्शियल pressure of carbon dioxide is also decreased that is less than 35 mm of
Hg। तो ये क्यों हो रहा है बॉडी में? ड्यू टू द मोस्ट कॉमन जो इसका कॉज है दैट इज हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन विल लीड टू द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन फ्रॉम द बॉडी एंड रिटेंशन ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। सो इट्स कॉजेज मेनली हाइपर वेंटिलेशन इसका मोस्ट कॉमन कॉज है। तो अब हाइपर वेंटिलेशन कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है? जैसे एंजाइटी बेस्ड हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है, कि पर्सन को एंजाइटी है तो एंजाइटी भी क्या करती है? रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करेगी और पर्सन को हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा। द नेक्स्ट इज हाई फीवर। सेम हाई फीवर क्या करेगा? इट विल इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देगा। दिस विल फर्दर रिजल्ट इन द ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर। ओवर स्टिमुलेट होगा तो हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा। द नेक्स्ट है अर्ली सैलिसिलेट इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, कि अगर सैलिसिलेट इंटॉक्सिकेशन हो गई है इट विल फर्दर स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर और रेस्पिरेटरी रेट विल इंक्रीज विच विल लीड टू द हाइपर वेंटिलेशन। देन थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है, कि अगर थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो गया दे विल आल्सो स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा। हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया आल्सो स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर विच विल फर्दर इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। हाइपर वेंटिलेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो जाएगा। देन हिस्टीरिया, हिस्टीरिया भी क्या करता है? रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करेगा और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन हो जाएगा। देन पेन, पेन इज आल्सो ओवर स्टिमुलेटिंग द रेस्पिरेटरी सेंटर एंड इट विल फर्दर इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। नॉर्मली जो रेस्पिरेटरी सेंटर है दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है हमारी बॉडी में। देन नेक्स्ट है सीएनएस लीजन इन्वॉल्विंग रेस्पिरेटरी सेंटर, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस। तो ये यही है कि हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को ये स्टिमुलेट कर रहे हैं और विच विल लीड टू इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट और हाइपर वेंटिलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन और ऑक्सीजन रिटेंशन होगा। देन मैकेनिकल वेंटिलेशन की जो पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है तो उसमें भी चांसेस हैं हाइपर वेंटिलेशन होने के, बिकॉज जो प्री सेट रेट होगा वो तो वेंटिलेटर प्रोवाइड करेगा ही पेशेंट को, बट कई बार क्या होता है कि पेशेंट अपने ब्रीथ्स भी स्टार्ट कर देता है। सो क्या हो जाएगा? पर्सन में ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगी बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन हो जाएगा। देन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो इंक्रीज हो रही है बॉडी में ना, दे विल इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट। देन पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में कॉजेज के बेसिस पे ही ड्यू टू etiological फैक्टर जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पीएच चेंज, हाइपोक्सीमिया, ठीक है, या पल्मोनरी एयरवे डिजीज है कोई, या ड्रग हार्मोन्स लिए हैं पेशेंट ने, तो ये सारे क्या करेंगे? कीमो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे। कीमो रिसेप्टर फर्दर जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको इंक्रीज कर देगा। कीमो रिसेप्टर नॉर्मली क्या करते हैं? ये ब्रेन सेंटर को, जो ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको स्टिमुलेट करेंगे और वो हाइपर वेंटिलेशन कॉज करेगा। देन पल्मोनरी और एयरवे डिजीज जैसे कि पल्मोनरी नोसिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे विच विल फर्दर स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करेगा और हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा। देन ड्रग्स और हार्मोन जैसे कि हमने सैलिसिलेट इंटॉक्सिकेशन का पढ़ा, तो वो भी क्या करता है? रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, सीएनएस को स्टिमुलेट करेगा और हाइपर वेंटिलेशन होगा विच विल लीड टू द रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कॉजेज, इसमें मेन यही है कि जो कॉजेज है वो रेस्पिरेटरी सेंटर को ही स्टिमुलेट करे। जब रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा तो ऑटोमेटिकली रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा और हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी सेम न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, लिथार्जी, लाइट हेडेडनेस और कंफ्यूजन होगा पर्सन को, एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में टेकीकार्डिया, ठीक है, टेकीकार्डिया जिसकी कुछ थायराइड प्रॉब्लम की वजह से भी पर्सन को, अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म है तो उसमें भी टेकीकार्डिया हो सकता है पर्सन को। डिसरिथमिया क्यों होगा पर्सन को? इट इज रिलेटेड टू हाइपोकैलिमिया। एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज लो, ठीक है, लो है तो क्या है? जो इंट्रावेस्कुलर स्पेस है वहां से भी जो पोटेशियम है वो इंट्रासेलुलरली जाएगा विच विल फर्दर लीड टू हाइपोकैलिमिया। और दूसरी कंडीशन में क्या है कि एक्सक्रीशन ज्यादा होगा पोटेशियम का बॉडी से, ठीक है, बिकॉज ऑफ कंपनसेशन की वजह से, बिकॉज बॉडी इज ट्राइंग टू रिटेन एच पॉजिटिव को। जब वो रिटेन करेगी, ठीक है, एच पॉजिटिव को रिटेन करेगी तो वो पोटेशियम को क्या कर देगी? बॉडी से एक्सक्रीट कर देगी। तो दिस विल आल्सो लीड टू हाइपोकैलिमिया इन द बॉडी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में नोसिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा। न्यूरोमस्कुलर में मेनली जो न्यूरोमस्कुलर चेंजेस हैं वो क्यों हो रहे हैं पर्सन में? बिकॉज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, बिकॉज जो एल्केलोसिस है इट विल प्रमोट द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू द एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन के साथ अगर कैल्शियम बाइंड हो गया तो जो आयनाइज्ड
इंक्रीज्ड कैल्शियम है वो ब्लड में डिक्रीज हो जाएगा, तो पर्सन को हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। तो इसमें जो ये सिम्टम है दे आर ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। टिटेनी में क्या होता है, मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है, इंटरमिटेंट मस्कुलर स्पाज्म होगा ड्यू टू डिक्रीज कैल्शियम लेवल। tingling is also due to hypocalcemia, hyperreflexia, seizures, these are also due to hypocalcemia. Positive Chostic or Trausi sign, ठीक है, these are also signs which are present in case of hypocalcemia. तो Chostic sign में क्या होता है, ipsilateral twitching होती है facial muscle की when tapping is done on the facial nerve, की जब facial nerve के ऊपर tapping करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ipsilateral उसी साइड में क्या होगा, facial muscle में twitching होगी। देन ट्राउजी साइन में क्या होता है कि जब पर्सन का बीपी चेक करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे स्फिग्नोमैनोमीटर को, तो जो कार्पोपिडल मसल्स है उनका स्पाज्म हो जाएगा ड्यू टू द प्रेशर, ठीक है, कि जो कफ का प्रेशर होता है उसकी वजह से कार्पोपिडल स्पाज्म हो जाएगा। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हाइपर वेंटिलेशन इज प्रेजेंट। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज होगा, बाइकार्बोनेट आयन इज लो और नॉर्मल, या तो लो हो गया और नॉर्मल, ठीक है। लो क्यों होंगे, बिकॉज किडनी आर ट्राई टू कंपनसेट, सो दे विल एक्सक्रीट द बाइकार्बोनेट को वो एक्सक्रीट करेंगे, या तो ये नॉर्मल रहेगा। पीएच इज रेज्ड और नॉर्मल, ठीक है, रेज्ड बिकॉज एच पॉजिटिव आयन क्या हो रहे हैं, इसमें डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो पीएच विल रेज। देन सीरम इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें, पोटेशियम इज ऑफन रिड्यूस्ड, ठीक है, बिकॉज किडनी आर ट्राई टू कंपनसेट, ठीक है, तो इंट्रासेलुलरली जो इंट्रावेस्कुलर स्पेसिस है उसमें पोटेशियम डिक्रीज हो जाएगा। देन यूरिन पीएच इंक्रीज हो जाएगी ग्रेटर देन 7 बिकॉज किडनी आर ट्राई टू कंपनसेट, दे विल एक्सक्रीट द बाइकार्बोनेट और रिटेन द एच पॉजिटिव आयन, ठीक है, एच पॉजिटिव आयन को अगर रिटेन करेंगे तो और बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करेंगे तो पीएच इंक्रीज हो जाएगी। देन ट्रीटमेंट, ठीक है, तो इसका मेन जो ट्रीटमेंट मॉडलिटी है, इट इज द करेक्शन ऑफ द अंडरलाइंग कॉज, ठीक, जो भी प्रॉब्लम है उसको पहले करेक्ट करना है, ठीक है, अनलेस द पीएच विल बी लेस देन 7.5, ठीक है, मतलब अगर इतना नहीं जाता है पीएच, तब तक कोई ट्रीटमेंट, एमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं जाएगी, जो अंडरलाइंग कॉज है बस उसी को ट्रीट करना है। जैसे कि अगर हिस्टीरिया है, पेन है, तो एनाल्जेसिक देंगे पेशेंट को। अब जैसे एंजाइटी है, एंजाइटी इंड्यूस्ड हाइपरवेंटिलेशन है, तो एंग्जियोलिटिक ड्रग्स पेशेंट को देंगे टू रिलीव द एंजाइटी, ठीक है। अगर मैकेनिकल वेंटिलेशन पे पेशेंट है तो उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है, टाइडल वॉल्यूम है, उसको प्रॉपरली सेट करना है, ठीक है, और उसकी मॉनिटरिंग करनी है। इनएडिक्वेट सिडेशन पेन कंट्रोल में कंट्रीब्यूट टू रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस इन पेशेंट ब्रीदिंग ओवर द सेट वेंटिलेटरी रेट। अगर पेशेंट का जो सिडेशन है, ये पेन कंट्रोल मेडिकेशन है, वो प्रॉपरली पेशेंट को नहीं जा रही है, ठीक है, उसकी डोज प्रॉपर नहीं है, तब भी पेशेंट को, मैकेनिकल वेंटिलेशन वाले पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस हो सकता है, तो वो प्रॉपर होना चाहिए, डोज है दैट शुड बी प्रॉपर, और सिडेशन स्केल के थ्रू वो मॉनिटर करना है सिडेशन कितना है पेशेंट को। देन एक्सेल स्लोली एंड हैविंग क्लाइंट ब्रीथ विद पेपर बैग, ठीक है, पेपर बैग या रीब्रीदर मास्क में पेशेंट को ब्रीथ करने के लिए बोलेंगे, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट शुड बी रिटेन्ड इन द बॉडी। देन कैल्शियम सप्लीमेंट कैन बी गिवन बिकॉज द पर्सन इज हैविंग हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। अल्केलोसिस क्या करता है, इट विल इंक्रीज द बाइंडिंग ऑफ द कैल्शियम टू द एल्ब्यूमिन के साथ ये बाइंड करवाएगा, तो कैल्शियम सप्लीमेंट देने हैं। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में वही है कि पेशेंट के वाइटल साइन मॉनिटरिंग करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे, और असेस द मैनिफेस्टेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम चेक करेंगे, हाइपरवेंटिलेशन के, एंजाइटी के लिए चेक करेंगे, हिस्टीरिया के लिए चेक करेंगे, पर्सन को पेन चेक करेंगे कि पर्सन को कहीं पेन तो नहीं हो रहा, ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा, एक्सट्रीम पेन, उसकी पेन रेटिंग स्केल के थ्रू उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ पेन क्या है पेशेंट की, चेक द टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रेट, ये सारा जो भी मैकेनिकल वेंटिलेटर पे पेशेंट है उसका चेक करेंगे। देन पॉइंट्स टू रिमेंबर सेम, एसिडोसिस में क्या होगा, व्हेन द पीएच इज लेस देन 7.35 दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एसिडोसिस, and in case of alkalosis pH is more than 7.45, so patient is at risk of death if the pH is less than 6.8 or more than 8. Then respiratory acidosis, when the pH is less than 7.35 and the partial pressure of carbon dioxide is increased, that is more than 45 mm of Hg. And respiratory alkalosis कब बोलेंगे, when the pH is more than 7.45 and partial pressure of carbon dioxide is less than 35 mm of Hg. और hyperventilation क्या cause करता है, it will cause the respiratory alkalosis। और hypoventilation ये important question है because it can also be asked in the एग्जाम, ठीक है, कि
हाइपर वेंटिलेशन अगर है तो दैट विल लीड टू रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, और अगर हाइपो वेंटिलेशन है तो इट विल लीड टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देन पोटेशियम और कैल्शियम मस्ट बी मॉनिटर इन केस ऑफ एल्केलोसिस, है ना। तो हमने पढ़ा कि एक तो पोटेशियम का लॉस बॉडी से होगा तो दैट विल लीड टू हाइपोकैलेमिया, ठीक है। और ये जो कैल्शियम है इन केस ऑफ एल्केलोसिस, ठीक है, देयर विल बी हाइपोकैल्सीमिया। तो ये हमने पढ़ा कि क्यों होगा, ये हमने इसी डिजीज में भी पढ़ा है। देन नेक्स्ट है एग्जांपल, हम इससे रिलेटेड एक देखेंगे कि इफ अ स्टूडेंट फील एंग्जियस, ठीक है, एंग्जियस है for his or her exam and breathes rapidly, the condition arises is metabolic acidosis, metabolic alkalosis, respiratory alkalosis और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये हमने पीछे भी स्टडी किया है कि पर्सन को क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होगा, कि बॉडी में ऑक्सीजन रिटेन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एक्सेल हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉजिंग रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस एक्सेप्ट फीवर, पेन, एंजाइटी एंड लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसका सही आंसर है लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि ये जो तीन है ये हमने तीनों किस में पढ़े हैं, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में हमने पढ़े हैं, कॉजेज में पढ़ा है कि इन सब की वजह से क्या होगा, respiratory rate increase होगा which will further lead to the oxygen retention and carbon dioxide exhalation. Then a client with ABG value of pH is 7.16, 7.16 means कि जो pH है that is decreased, ठीक है, जो कि acidemia show करती है, और partial pressure of carbon dioxide is 80 mm of Hg and bicarbonate is 23 milli equivalent per liter. तो what is the interpretation, ठीक है। तो इसमें जो partial pressure of carbon dioxide है वो increase है, ठीक है, which will indicate respiratory, ठीक है, और pH is also decreased, ठीक है। तो pH क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो ये एसिडोसिस, अगर pH डिक्रीज होता है दैट विल इंडिकेट एसिडोसिस, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और बाइकार्बोनेट क्या है, 23 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है विच इज विद इन नॉर्मल रेंज, ठीक है। तो ये सिंपल क्या है, अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इसको बोलेंगे, कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस without compensation. Then next है the ABG value of patient with atelectasis show respiratory acidosis which result validates the find. तो इसमें pH 7.37 and partial pressure of carbon dioxide is 44 mm of He, pH 7.22, ठीक है। तो इसमें बोला है कि अगर पेशेंट कंडीशन क्या है, एटिलैक्टेसिस है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कौन सी वैल्यू शो कर रही है, ठीक है। एसिडोसिस में क्या होगा कि जो pH है दैट विल बी लेस देन 7.35 pH होगी, सॉरी इसमें आंसर शो हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 7.35 से कम होगी pH, तो इसमें कम है pH, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है दैट शुड बी मोर देन 45 mm of Hg, तो दिस विल शो द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देन नेक्स्ट है एबीजी वैल्यू का, हमने पहले भी पढ़ा कि pH की जो नॉर्मल रेंज है दैट इज 7.35 to 7.45, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 35 to 45 mm of Hg, and then bicarbonate ion concentration normal जो है 21 to 28 millimole per liter, और partial pressure of oxygen is between 80 to 100 mm of Hg.